स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक 2021-22 का। इसमें हमने टोटल जो है वो 10 चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझकर याद कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। जो 1 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर हैं वो इस प्रश्न बैंक में दिए हैं, तो आप वहां से जाकर याद कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 नंबर के भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो यहाँ टोटल प्रश्न बैंक में आपको 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करवाएंगे। आगे की 5 क्वेश्चन के आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, चैप्टर 11 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहली अभिक्रिया है, जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराई जाती है तब क्या होता है। तो जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराई जाती है तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है। अब ये सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जल में घुलकर हाइपोफ्लोरस सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस तरह से हाइपोफ्लोरस सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया समझाना है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जिंक धातु का निर्माण होता है। इसके बाद अगली एल्यूमिनियम की क्रिया, जब हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 बनता है। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3 बनता है, जिसका फॉर्मूला ये है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है, क्यों, कारण बताना है। तो जब सांद्र HNO3 को यानी नाइट्रिक अम्ल को एल्यूमिनियम के पात्र में रखा जाता है तो एल्यूमिनियम से क्रिया करके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेटेड HNO3 से पुनः क्रिया को रोकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एल्यूमिनियम सांद्र HNO3 के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाता है, क्यों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनने के कारण। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्यूमिनियम के टुकड़े का मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, एल्यूमिनियम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है। इस प्रकार उच्च दाब पर विमुक्त हाइड्रोजन का उपयोग बंद नली को खोलने में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन बंद नली को खोल देती है अधिक प्रेशर होने के कारण। उसके बाद है, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, क्यों बताना है। तो ग्रेफाइट की संरचना एक परतीय संरचना होती है, जिसमें षटकोणीय वलय की विशाल परतें एक दूसरे के ऊपर दुर्बल वंडरवॉल बल से बंधी होती हैं। ये परतें एक दूसरे से स्थायी रूप से नहीं जुड़ी होती और एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। इस कारण ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा का उपयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है, क्यों। तो हीरे की संरचना कैसी होती है, त्रिविम नेटवर्क के समान होती है। इसमें sp संकरित कार्बन परमाणु होते हैं, जो एक दूसरे से मजबूत सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा कठोर होता है। यही कारण है कि हीरा अत्यधिक कठोर होता है और इसका उपयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है, क्यों। तो एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, साथ ही साथ मजबूत भी होती हैं और इनका क्षरण नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए। पहले क्या बताना है, जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात भरकर नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। तो एल्यूमिनियम जल में घुली हुई ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। एल्यूमिनियम आयन के कारण ये पानी जो है विषैला हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए जल को पूरी रात एल्यूमिनियम के पात्र में भरकर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद अगला है, संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का प्रयोग होता है, क्यों। तो एल्यूमिनियम विद्युत धारा का एक अच्छा चालक है।
भारानुसार कॉपर की तुलना में ये 2 गुना अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम के तार हल्के और सस्ते भी होते हैं। इस कारण एल्यूमिनियम के तार का उपयोग संचरण केबल में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित हो जाता है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? तो सिलिकॉन के संयोजी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके कारण ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जबकि कार्बन के संयोजी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, अतः इसका जल अपघटन नहीं हो पाता। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन नहीं होता है। इसके बाद अगला है हमारा, गैलीनियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होती है, क्यों? अपन को बताना है। तो इसका आंसर है, गैलियम की त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होती है क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के आकर्षण को प्रभावी ढंग से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं। इस कारण गैलियम में इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल के अधिक होने के कारण इसका आकार एल्यूमिनियम से छोटा होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, TlCl3 की अपेक्षा TlCl अधिक स्थायी है। थैलियम क्लोराइड 3 की अपेक्षा थैलियम क्लोराइड 1 अधिक स्थायी है, क्यों? तो थैलियम क्लोराइड में थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है? धन 1 होती है, जबकि थैलियम ट्राइक्लोराइड में थैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? धन 3 होती है। जो धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो अधिक स्थायी होती है, इसलिए TiCl3 की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अपर रूप क्या होता है? कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाइए। इन दोनों अपर रूप के भौतिक गुणों पर संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है बताना है। तो अपर रूप क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सुनकर आप लोग नोट करिएगा। किसी तत्व का समान रासायनिक अवस्था में 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी तत्व का समान रासायनिक अवस्था में 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। तत्व के ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। किसी तत्व के सभी अपर रूप में समान रासायनिक गुण होंगे किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कार्बन के 2 अपर रूप, महत्वपूर्ण जो अपर रूप है वो है हीरा और ग्रेफाइट। इनकी रासायनिक संरचना, रासायनिक अवस्था समान है, दोनों में कार्बन है, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग है। तो ऐसे सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपर रूप कहलाएंगे। अब हीरा की संरचना देखते हैं। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकरित अवस्था में होता है और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन परमाणु स्पेस में दृढ़ त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजक बंध को तोड़ना कठिन कार्य होता है, अतः हीरा पृथ्वी में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इस तरह से आप इसकी संरचना देख सकते हैं। इसके बाद है ग्रेफाइट की संरचना। तो ग्रेफाइट की संरचना परिधीय संरचना होती है। ये परत वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ी होती है। इस कारण ग्रेफाइट चिकना तथा मुलायम होता है। 2 परतों के बीच 340 पिकोमीटर की दूरी होती है। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 141.5 pm होती है। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाता है तथा इनका चौथा इलेक्ट्रॉन पूरी परत में विस्थानीकृत रहता है, अतः ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइड को उदासीन, क्षारीय, अम्लीय और उभयधर्मी ऑक्साइड में वर्गीकृत करना है। यहाँ पर कुछ ऑक्साइड दिए हुए हैं। तो उदासीन ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर एक भी नहीं दिए हुए हैं, अम्लीय ऑक्साइड है B2O3, SiO2 और CO2, जबकि उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होगा वो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया। यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड B2O3 की क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम मेटाबोरेट बन रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम सिलिकेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं जो कि एक क्षार है, तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। इसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड
एल्यूमिना की क्रिया कराएंगे हम, तो एल्यूमिना जो होगा वो अम्ल से भी क्रिया करेगा, क्षार से भी क्रिया करेगा। चूंकि एल्यूमिना उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो एल्यूमिना की जब हम अम्ल से क्रिया करा रहे हैं H2SO4 से, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। जबकि एल्यूमिना की हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। और इसके बाद है आपका उदासीन ऑक्साइड, न तो ये ना तो क्षार से क्रिया करेगा ना ही अम्ल से, तो इसकी कोई क्रिया नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।